हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 13 कवर करेंगे। बाकी के 12 टेस्ट जो हैं वो वीडियो डली हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो टेस्ट भी आप लोग लगा लेना, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी उससे हेल्प होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब तथा किसके द्वारा डाली गई थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं 1935 में कॉर्नवालिस द्वारा, 1786 में चार्टर अधिनियम द्वारा, 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा, या फिर 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, तो ये 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा डाली गई थी। ठीक है, और कब, ये भी याद रखना, 1835 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए, ये चीज़ याद रखना, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। इसी के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डली थी। तो ये अधिनियम तो याद रखना ही, और किसने इसको पेश किया था और किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, ये दोनों चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1828 से 1830 तक, 1829 से 1833 तक, 1855 से 1856 तक, या फिर 1899 से 1900 तक। ठीक है, तो जो संथाल विद्रोह हुआ था वह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये जो विद्रोह हुआ था, इसका दमन हुआ था 1856 में, यानी कि तभी तक ये विद्रोह चला था। इस विद्रोह का केंद्र कहाँ था? भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने इसका जो है नेतृत्व किया था। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, चांद और भैरव में इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो याद रखना कि किसने इसका नेतृत्व किया था और कहाँ पर ये विद्रोह हुआ था और कब से कब तक हुआ था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे था? योर ऑप्शंस आर तिलक मांझी, कान्हू से, कोल से, या फिर बिरसा मुंडा से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी, यानी कि बिरसा मुंडा से। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था यूपीएससी 2020 के एग्ज़ाम में। ठीक है, प्री में पूछा गया था, देखना उसे ध्यान से। ओके, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये जो है विद्रोह हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर के क्षेत्र में, यानी कि झारखंड में यह विद्रोह हुआ था, और इसे मुंडा उलगुलान या फिर महाविद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था? तो वो थे स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। स्वामी दयानंद ने सबसे पहले इसका यूज़ किया था, इस वर्ड का, स्वराज शब्द का, और उन्होंने ही हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? ऑप्शंस हैं गया अधिवेशन 1922 में, या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में, या फिर इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से वो कोई भी अधिवेशन नहीं है जिसमें पहली कांग्रेस अध्यक्ष जो है महिला चुनी गई थी। ठीक है, सो ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी कलकत्ता अधिवेशन हुआ था
1917 में, जिसमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखना, इस क्वेश्चन से ये आपको सीखने के लिए मिल जाता है कि गया अधिवेशन कब हुआ था और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस काल को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य काल कहा जाता है? ठीक है, योर ऑप्शंस आर 1905 टू 1917, 1907 टू 1909, 1916 टू 1922 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो मतैक्य काल की बात हो रही है, 1916 से 1922 के बीच का जो वक्त था उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का मतैक्य काल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1916 से 1922 तक के काल को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का मतैक्य काल कहा जाता है। ऐसा खिलाफत आंदोलन के कारण हिंदू मुस्लिम एकता के चलते हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? ऑप्शंस हैं 1942, 1930, 1945 या फिर 1936। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के गठन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हुआ था 1936 में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। किसान कांग्रेस से किसान सभा कर दिया गया था। ओके, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर 1936 ही करेक्ट होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? योर ऑप्शंस आर दिल्ली, नासिक, लाहौर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर फर्स्ट समिट की बात करते हैं या फिर पहली बैठक की हम यहाँ बात करें, तो वो जो है ना तो दिल्ली, नासिक और लाहौर में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं। 1934 में ये बैठक हुई थी और पटना में कांग्रेस की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो याद रखना कि कहाँ पर ये बैठक हुई थी और कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन पर हमें विचार करना और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सही नहीं, इसमें पूछा है असत्य कथन कौन सा है। ओके, पहला है, नील दर्पण नाटक में आत्माराम पांडुरंग ने नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण पेश किया था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले इंडियन थे। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक या दो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, जो नील दर्पण नाटक का जो चित्रण किया है वो आत्माराम पांडुरंग ने नहीं किया है, बल्कि वो दीन बंधु ने किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि दीन बंधु ने इसका चित्रण किया है। बाकी जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स जो हमारा आंसर होना चाहिए वो केवल एक होना चाहिए, क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीन बंधु मित्र ने 1858 से 59 में लिखा था। इसमें उन्होंने नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया और बाकी के जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही है। बंगाली नाटक है, इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, तालीकोटा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर और बहमनी राज्य, बी, शेरशाह और हुमायूं के बीच, सी, अकबर और शेरशाह के बीच, डी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर व गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। ठीक है, तो तालीकोटा के युद्ध की बात हो रही है। ये जो युद्ध लड़ा गया था ये विजयनगर और एक और विजयनगर था और दूसरी ओर बीजापुर, अहमदनगर व गोलकुंडा की
संयुक्त सेना थी जिनके मध्य यह युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यह युद्ध हुआ कब था? तो 25 जनवरी 1565 को यह युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न एग्जाम में इन नामों से बनता है तो आपको याद रहना चाहिए कि किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर शामिल थे। गोलकोंडा गोलकोंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं था। इस महासंघ के नेता की अगर हम बात करते हैं तो वो थे अली आदिल शाह। ठीक है, यानी कि दूसरी ओर जो संयुक्त सेना थी उसके नेता की बात हो रही है, तो वो अली आदिल शाह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? योर ऑप्शंस आर महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, सेबुक्तिगीन या फिर अल्पतगीन। ठीक है, तो गजनी राजवंश का संस्थापक पूछा गया है। ठीक है, वो थे अल्पतगीन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। गजनवी, गजनी या फिर यामिनी वंश खुरासान अफगानिस्तान वाला एक तुर्क वंश था। इस वंश की स्थापना, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है, सुबुक्तगीन ने की थी। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है क्योंकि ऑप्शन डी दे रखा है करेक्ट में। एक बार आप चेक कर लेना। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये करेक्ट आंसर इसका सी ही होना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो। वैसे मैं सी बताकर यहाँ पर जा रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए टॉलमी, ऑप्शन नंबर बी प्लिनी, ऑप्शन नंबर सी टेसियस, ऑप्शन नंबर डी विंसेंट स्मिथ। ठीक है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रचनाकार का नाम पूछा गया है, वो थे विंसेंट स्मिथ ही थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसमें उसने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों का वर्णन किया है तथा इससे प्रभावित होकर उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। चीज बता देती हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, इस तथ्य से बनेगा या फिर यहाँ से बनेगा कि किसको ये संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस हैं खारवेल, पुष्यमित्र शुंग, सुशर्मन या फिर गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो इसमें पूछा गया है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो वो गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका अर्थ अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शंस है अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए बात हो रही है ऋग्वेद पर आधारित है किसका संकलन, तो वह आपका सामवेद है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से लिया गया है प्रश्न है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। ठीक है, अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट है न्याय दर्शन का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शंस हैं जैमिनी ने, कपिल ने, तोरमार ने या फिर गौतम ने। बहुत ही इजी आंसर है इसका। न्याय दर्शन की बात हो रही है तो ये किया था गौतम ने। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि
अक्षपाद गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, तेमुचिन किसका मूल नाम था? इल्तुतमिश का, जलालुद्दीन खिलजी का एंड नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक या फिर चंगेज़ खान। ठीक है, तेमुचिन किसका मूल नाम था? तो यह था चंगेज़ खान का मूल नाम तेमुचिन ही था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मंगोल का शासक था एक, ठीक है, मंगोल शासक था चंगेज़ खान, ये याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अल्प खां की, नुसरत खान की या फिर उगुल खां की या फिर जफर खां की? तो जफर खां की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। मंगोल इसकी वीरता से अत्यधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 18, गुलाम वंश के सुल्तानों का शासनकाल था, यानी कि उसकी ड्यूरेशन पूछी गई है कि उनका शासन कब से कब तक चला था। ऑप्शंस हैं 1206 से 1290, 1209 से 1270, 1207 से 1225 या फिर नेक्स्ट है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो इनका शासन चला था, किसके शासन की बात हो रही है? गुलाम वंश की, तो वो था आपका 1206 से 1290 तक चला था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, गुलाम वंश के सुल्तानों का शासनकाल 1206 से 1290 तक चला था। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। दीवान ए अर्ज की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। करेक्ट नहीं है जो, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए दीवान ए खैरात जो था उसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी, बलबन ने की थी। ठीक है, दीवान ए खैरात की स्थापना, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वह, एक सेकेंड सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक, दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी एंड दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने नहीं की थी, वह बलबन ने की थी। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे, सॉरी, ये करेक्ट आंसर डी होगा, मिस्टेक हो गई थी। सैनिक विभाग की स्थापना, सैनिक विभाग बोला जाता दीवान ए अर्ज को, ठीक है, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी, ना कि इल्तुतमिश ने। और बाकी के जो युग्म में बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? काली वर्षा, अम्लीय वर्षा, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है, तो इसका संबंध है, यानी कि इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हरित प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। और इनमें सबसे प्रमुख गैसें कौन सी हैं? वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है, तो इसको याद रखना। उसकी डेफिनेशन बेशक नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, कौन सी गैसें इसमें आती हैं, तो वो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी गैस या गैसें ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं? अगला ही प्रश्न ये आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1 व 2, 1 2 3, 3 4 या फिर केवल 4। ठीक है, तो ऊपर ही पड़ा है अभी, इसका तो आप बता ही सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके,
एनवायरनमेंट से लिया गया ये आपका प्रश्न है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी बहुत ज़्यादा आगे निकल गई मैं। यस, इधर आना है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है या है, ठीक है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान असम एंड बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इन महाराष्ट्र। ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो हैं वो आपके इनकरेक्ट हैं, ठीक है। यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये इनकरेक्ट है, बिकॉज इनको देख लेते हैं पहले। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ मणिपुर दे रखा है, जबकि ये तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। एक एक करके सबको देख लेते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड करेक्ट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, ना कि असम में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र हैं खंबात बेसिन, महानदी बेसिन, मणिकर्ण बेसिन और सोनाटा, ठीक है। तो ये आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। 1, 2, 2, 3, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो भूतापीय ऊर्जा के ये सारे ही स्रोत हैं, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी जो है वह क्षेत्र है, सॉरी, करेक्ट हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी में सर्वत्र समाये यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण और पृथ्वी की कोर में भरे तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति से होती है। लद्दाख में पुगा व चुंगथम, छत्तीसगढ़ में तातापानी, हिमाचल में मणिकर्ण, सोन, नर्मदा, तापी। ये लिखा है ना इधर सोनाटा, ये सोनाटा कोई एक वर्ड नहीं है, ये 3 नदियों के नाम दिए गए हैं, सोन, नर्मदा, तापी। महानदी बेसिन पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में खंबात बेसिन और कैम्बे द्रोणी। अंडमान निकोबार में बैरन व नारकोंडम द्वीप आदि भारत के प्रमुख भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं या फिर ऊर्जा के क्षेत्र हैं। एक चीज़ याद रहे, यहाँ मैंने केवल इन 4 को मेंशन किया है, एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहीं और से आता है तो वो याद रहे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1970 में, 1985 या फिर 2009? 1985 में हुई थी इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। सॉरी, एक्चुअली मैंने वो अधिनियम का वो कर दिया है मेंशन वहाँ पे। अगर स्थापना की बात आए तो 2009 लिखना, अगर अधिनियम पूछा जाता है तो 1986 लिखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका 2009 होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? चिल्का झील में, सुंदरवन में, कच्छ की खाड़ी में या फिर माजुली द्वीप में? समुद्री राष्ट्रीय पार्क की बात हो रही है, तो जो कि ये आपका अवस्थित है माजुली द्वीप, सॉरी, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है वो गुजरात की कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप अपने सोर्सेज से पढ़ते रहिए सारे ही सब्जेक्ट्स को, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं है, सारे ही मिक्स होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, सारे ही क्वेश्चंस मिक्स करके आते हैं। सो इट्स ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।